प्रबुद्ध पाठकों को सादर नमस्कार। वृद्धजन, सीनियर सिटीजन के हक या वरिष्ठ नागरिकों की क्या सावधानी बरतनी चाहिए? पाश्चात्यकरण होना देश का या एकल परिवार के बढ़ते जाने से घर के मुखिया यानी वृद्धजन एक तरह से हाशिए पर चला जा रहा है। इसलिए संस्थाएं, सरकार सभी चिंतित है और उन्होंने वृद्धजन के सम्मान और सुरक्षा को लेकर के हेल्पलाइन जारी किया है। वृद्धाश्रम, वृद्ध पेंशन, वृद्धों के लिए कानूनी हक क्या है बताए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में गत दिनों भास्कर में वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर के साथ बहुत सारी सुरक्षात्मक और सम्मानजनक स्थिति के लिए या वरिष्ठ नागरिक किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं को लेकर के पूरा एक बायोडाटा जारी किया गया। सुरक्षा, सम्मान और स्वास्थ्य की एक तरह से गाइडलाइन जारी की गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हेल्पलाइन नंबर सभी वृद्धों को, वरिष्ठ नागरिकों को याद रहे, आप कभी भी हेल्पलाइन नंबर पर मदद ले सकते हैं, सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, समस्या का समाधान करवा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 नंबर का सीधा साधा नंबर है। आप कहीं से भी इस नंबर को डायल करें, मोबाइल करें, 1 2 3 4 5 6 7। ये हेल्पलाइन नंबर है। इस पर जो ही आप नंबर घुमाएंगे तुरंत उधर से आपको जवाब मिलेगा। तो आप किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, आपको अवेयर होकर के रहना होगा। स्वास्थ्यगत समस्याओं को लेकर के लंबे समय तक दवाई लेनी पड़ती, लेकिन बिना डॉक्टर की सहायता, सहयोग की, जानकारी के आप अपने ही स्तर पर लंबे समय तक दवाई लेते हैं तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगा। आप स्वस्थ रहें, आपका मन लगा रहे, इसके लिए पहेलियां हल करें और स्वस्थ रहने के लिए घूमना, योग करना, ध्यान करना और इसके अलावा आप अपने विचारों को सकारात्मक रख सकते हैं। सकारात्मक कैसे रहा जाए? सकारात्मकता खुशी लाती है। और भी सावधानी बरतने के लिए साइबर स्कैम, पैरेट्स स्कैम आजकल जिस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं, इनसे बचने के लिए आपको किस तरह से सावधान रहना है, ये सावधानियां ही आपके वृद्ध जीवन को सुरक्षित रख सकती है, सम्मान दिला सकती है, स्वस्थ रख सकती है। अगर कभी ऐसी परेशानी आ गई, समस्या आ गई घर में या परिवार में, तो आप हेल्पलाइन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर पुनः याद दिला दूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसको डायल करते ही आपको ज़रूरत के हिसाब से आपकी सहायता की जा सकती है। वृद्धजन, वृद्धों की दुनिया या सांस के सफ़र के यात्री, इसको लेकर के मैंने वृद्धों की दुनिया पर कलम चलाई थी, कुछ शोध किया था, फिर सांस के सफ़र में उसे पुनः नए संस्करण के रूप में लाया।
इसमें आपको कृष्ण सोक्ति का उपन्यास समय सरगम, हीरानंद वासेन आगे का अपने अपने अजनबी, निर्मल वर्मा का अंतिम अरण्य, पंकज बिष्ट का उस चिड़िया का नाम, और भी कई कहानियाँ, कई उपन्यास, उषा प्रियंवदा की वापसी कहानी जो आज से 5-6 दशक पहले लिखी गई थी। पाश्चात्य यूरोपियन देशों में जब वृद्धाश्रम बनने लग जाते हैं, औद्योगिकरण होता है, एकल परिवार आकार लेने लगता है, तब वृद्ध हाशिए पर चले जाते हैं। वही चीजें अब भारतीय संस्कृति में यूरोप से औद्योगिकरण के नाते, औद्योगिकरण विकासशील देशों का भी हो रहा है। विकसित देश, यूरोपियन देश जो सामाजिक संकट से गुजर रहे हैं, पारिवारिक संकट से दो चार होने वाले वृद्ध अब भारत में भी इस तरह के संकट से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके एकल परिवार में मिसफिट होने वाले वृद्ध वृद्धाश्रम की शरण ले रहे हैं। आप घर में रहे, परिवार में रहे या वृद्धाश्रम, आपको कुछ सावधानियां बरतनी ही होगी। जो सावधानी सभी के लिए जरूरी है, कुछ खास करके वृद्धों के लिए। आप लंबे समय तक एक ही तरह की दवाई ले रहे हैं, डॉक्टर से एक बार मिल लिए और फिर आपने सोचा कि दवाई तो लंबे समय तक चलने वाली है, ये उचित नहीं है। आप डॉक्टर से संपर्क करें, सलाह लें और साफ साफ बताएं कि इन दवाइयों को मैं लंबे समय से ले रहा हूँ, क्या इनमें से कुछ दवाइयाँ बदली जा सकती है, छोड़ी जा सकती है, या इनमें पावर के हिसाब से कम ज़्यादा किया जा सकता है। इस तरह के सवाल आप डॉक्टर से खुलकर कर सकते हैं। इसमें झिझक की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं। आपने अपने समय में परिवार को चलाया, किसी संस्था को चलाया या किसी सरकारी विभाग को चलाया, इसलिए डरने की और झिझकने की तो कोई बात ही नहीं है। आप अगर स्वस्थ है तो ही आप सम्मान पा सकते हैं, और सम्मान पाने के लिए आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होगी सुरक्षित रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो स्वास्थ्य को लेकर के आप ये देख सकते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए भी स्वस्थ मस्तिष्क की ज़रूरत पड़ती है, और मस्तिष्क को कुछ टारगेट भी चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। ये सिर्फ युवाओं के लिए या बेरोजगारों के लिए लागू नहीं होता। आपने दुनिया देखी है, आपने परिवार चलाया है, आपने विभाग चलाया है, इसके बावजूद आप खाली न रहे। अखबार पढ़ें, पुस्तकें पढ़ें, पुस्तकालय जाएं, बराबर वालों से मिलें, छोटे छोटे बच्चों से खेलें, यहाँ तक कि अखबार में आने वाली पहेलियों को सुलझाएं, क्रॉसवर्ड रोज़ हल करें। इससे आप, चाहे आपकी उम्र कुछ भी क्यों न हो, आप तुलनात्मक रूप से मस्तिष्क की दृष्टि से कहा जाता है कि 10 साल अधिक युवा रहेंगे अगर पहेलियां सुलझाते हैं, अगर किताबें पढ़ते हैं, अगर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। इसके अलावा नियमित व्यायाम करते हैं, योग साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। इसके अलावा जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो हेल्पलाइन नंबर डायल कर सकते हैं। नंबर सीधा साधा है, याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है,
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नंबर का हेल्पलाइन नंबर सीनियर सिटीजन के लिए जारी किया गया है। आजमा कर देखा जा सकता है। जॉन हॉपकिंस की पॉली फार्मेसी रिपोर्ट कहती है कि आप लगातार कई दवाएं लेते रहेंगे तो इनसे आपको चक्कर आ सकते हैं, भूख कम लग सकती है, बीपी जैसे साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें? आप बेवजह दवाइयाँ ले रहे हो सकते हैं, इनसे बचा जा सकता है। तो बचने के लिए क्या करना है कि ठीक होने के बावजूद भी कुछ वृद्धजन उन दवाइयों के इस तरह से आदी हो जाते हैं कि उनको जारी रखते हैं। आदी होना, हम आदतों के ही आदी नहीं होते, दवाइयों के भी आदी हो जाते हैं। तो डॉक्टरों से समय समय पर सलाह लें और बताएं कि क्या ये दवाई ज़रूरी है, कम की जा सकती है, घटाई बढ़ाई जा सकती है। दूसरे, कई बार मेडिकल स्टोर पर जाकर के सीधे सीधे दवाई मांग लेते हैं। सर दर्द है, पेट दर्द है, घुटने दर्द है या जुखाम हो गया, खांसी हो गई, दवाई दे दो। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई या सप्लीमेंट्स नहीं लिया जाना चाहिए। और कई डॉक्टर दवाइयों के इफ़ेक्ट को उम्र का असर मान लेते हैं, इसलिए आप ज़्यादा दवाई लेने से बचें। पॉली फार्मेसी के खतरे कम हो सकते हैं, उसके 3 तरीके हैं। जॉन हॉपकिंस बताते हैं कि दवाओं की सूची बना करके रखें जो आपके लिए ज़रूरी दवाई है या जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं उनको किसी एक पर्चे में लिख करके रखें, डॉक्टर को दिखाएं और उस पर्चे को साथ लेकर के जाएं। वो दवाओं का बक्सा इसलिए साथ लेकर के जाएं कि कोई दवा कम ज़्यादा की जा सकती है, उस सूची को आप अपडेट कर सकते हैं। और दवाई को तय समय पर ही लिया जाए। जिस समय डॉक्टर ने दवाई लेने के लिए बताया उसका समय नोट करके रखें। और कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बार बार दवाई लेते रहते हैं यकायक बीमारी के आ जाने से, और पुरानी दवाई जारी रखते हैं। तो डॉक्टर को ये भी बता करके रखें कि आप पहले से ये दवाई ले रहे हैं। आप इसके अलावा जानेंगे कि बढ़ रहे ग्रैंड पेरेंट्स स्कैम, इन्हें पहचानें और सावधानी से इनसे बचा जा सकता है और अपनी आदतें बदली जा सकती है। सकारात्मक रह करके और तारीफ करने का एक तरीका, आदत बनाई जा सकती है कि हर कोई तारीफ का भूखा होता है। आप दुनिया देख चुके हैं, आपने ये फार्मूला इस्तेमाल किया होगा। अगर नहीं किया तो अब इस प्रयोग को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं अंत में ध्यान का ऐसा प्रयोग भी बताऊंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, विपश्यना। इस पर हम गहराई से बात करेंगे। तो तारीफ कर लें और अपनी सफलता की कल्पना, जो कुछ खास 5 बातें बताई गई है जो मन का एक रहस्य है। मन किसी रहस्य से कम नहीं, और मन को सकारात्मक रखना है, स्वस्थ रखना है। और स्वस्थ रखने के लिए मन पर ज़्यादा बोझ नहीं होना चाहिए। नकारात्मक विचार मन की गति को बिगाड़ देते हैं। मन की गति बराबर बनी रहे, संतुलित रहे, इसके लिए हमें सकारात्मक विचार रखने चाहिए। बेशक आपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे, अब आपके जीवन में उतने उतार चढ़ाव नहीं आ सकते,
लेकिन जब तक सांस चलती है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कोई दिन खाली खाली सा, कोई दिन भरा भरा सा, कोई दिन खुशी लाने वाला और कोई दिन गम लाने वाला। तो आप सभी में दृष्टा भाव से सोचने समझने वाले अगर बन जाते हैं तो आपकी खुश नसीबी होगी। तो तारीफ करने और अपने जो सफलताएं पाई है अब तक, उसका ख्याल बीच बीच में कर सकते हैं। तब आप खुश रहने के ये कुछ फार्मूले आप समझ सकते हैं। जैसे मन को इस तरह की बातों, खुशी में, सकारात्मक विचारों डुबो करके रखें। सकारात्मक विचारों को बाहर लाएं। हमारी खुशी अपने ही मन में छुपी कुछ 4 बातों पर निर्भर करती है कि जब भी विपत्ति पड़ी, आप विपत्ति से कितनी जल्दी उबर करके आते हैं और सकारात्मक अनुभव का हम कितना आनंद ले सकते हैं। यानी नकारात्मक विचारों से उबर करके तुरंत सकारात्मक विचारों तक पहुंचना और अपने काम पर पूरा ध्यान दिया जाए, अपने और दूसरों के साथ हमदर्दी बताई जाए, उनका आभार व्यक्त किया जाए। जब भी अपना हो, पराया हो, उसको धन्यवाद दें उसके द्वारा किए गए कार्य को लेकर। और रात भर फोन जारी रखना, कभी भी किसका मिस कॉल आ गया आपकी नींद हराम कर सकता है। इसलिए रात में आप फोन बंद करके रखें और छुट्टी के दिन नेट भी बंद रखा जा सकता है। इसे यूँ कहें कि मोबाइल उपवास भी रखा जा सकता है। इसे हम रिलैक्स होना कहते हैं आज की भाषा में। अपने दिन को रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे रात के खाने के बाद फ़ोन को बंद करना, छुट्टी पर इंटरनेट का उपयोग नहीं करना और अच्छे पल, अच्छे दिन, खुशखबरी, खुशी देने वाले पल आप 20 मिनट का वक्त निकालिए और उन चीज़ों को लिखने के लिए जिनके लिए आप किसी के एहसानमंद हैं। इस तरह की फहरिस्त को दिन में 2-4 बार पढ़ा जा सकता है। कहने का मतलब ये कि आप डायरी लिखना जारी रखें, अच्छी चीज़ों को नोट करें। जिसने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया उसको धन्यवाद देते हुए याद करें। ये धन्यवाद का जादू रंडा बर्न की पुस्तक का नाम है धन्यवाद का जादू। आपके जीवन में खुशियाँ ला सकता है। रंडा बर्न पर बनाया वो वीडियो आप सुन करके समझ सकते हैं। और हर हफ्ते, सप्ताह में आप अच्छे काम जरूर कीजिए, अच्छे काम जिनको आप याद कर सकते हैं। हर सप्ताह अपने आसपास के लोगों से मिलें और साथ ही मन कल्पना करें कि आपकी योजना सफल हो गई। दोस्तों के बीच में बैठे, दोस्तों से कुछ अच्छी बातें कहिए और अच्छी बात करते हुए, अच्छी बात सुनने पर उनकी तारीफ की जानी चाहिए। एक ऐसा रिसर्च आया है कि तारीफ में कही गई बातें हमें उतना ही प्रोत्साहित करती है जितना पैसे का मिलना। और अब इस उम्र में पैसा का मिलना उतना मायना नहीं रखता जितना आपको ये तारीफ से मिलने वाली खुशी देने वाली है। इसलिए दोस्त या परिवार के किसी भी सदस्य की तारीफ की जा सकती है। आप भी खुश रहेंगे, वे भी खुश रहेंगे। और हर दिन पुस्तकें, अखबार पढ़िए और सुबह सुबह कुछ अच्छा पढ़िए।
संगीत सुन सकते हैं, और दिन भर मन तो पढ़ने से तंत्रिका तंत्र भी शांत रहता है, मन में अच्छे विचार आने लगते हैं, दिन अच्छा गुजरता है, दिन भर के लिए मानसिक ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपको किस तरह से खुश स्वस्थ रख सकते हैं। और एक बात और, अगर आप मोबाइल रखते हैं और मोबाइल पर आप किस तरह से सावधानियां बरत सकते हैं, बच्चों से लेकर के युवा और बूढ़ों तक। अब स्केम करने वाले ठग किसी को नहीं बख्शते, और स्कीम की पहचान करना आपको आना ही चाहिए। कोई भी बरगला सकता है, कोई भी ओटीपी मांग सकता है, कोई भी भटका सकता है, झांसे में ले सकता है, आपसे कुछ भी जानकारी ली जा सकती है, यकायक वैसी जानकारी न दी जाए। और वो जो ठग है, स्कैम करने वाले, वो आपको झांसे में लेते हैं और ऐसी जानकारी लेना चाहते हैं जिसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानते। आप होशियार रहें, सावधान रहें, तो अच्छी तरह से पहचान सकते हैं कि ये स्कैमर है। वो आपसे बात ही बात में आपका पोता पोती बन करके उसकी आवाज़ निकालता हुआ पूछ सकता है, दादी या दादा, मैं आपका पोता या पोती बोल रहा हूँ, और जिससे आप रिप्लाई में अपने पोते का नाम लेते हैं, जबकि वो सिर्फ पोता कह रहा है, आवाज़ उसी की है, लेकिन उसने नाम नहीं बताया, तो आप पहले से ही नाम न लें, तो वो स्कैमर पकड़ा जा सकता है। बाद में वह आपके बताए नाम को पहचान बताने लग जाएगा। कुछ ठग पोता पोती का हादसा हो गया है, किसी मुसीबत में है जैसी बात करते हैं और तुरंत पैसे मांगने की मांग कर देते हैं। इसके में ठग पहले बुजुर्गों को पोता पोती की आवाज़ पर निकालते हुए फ़ोन करते हैं, किसी मुसीबत में होने का दावा करते हैं, उनसे पैसों की मांग करते हैं। साइबर ठग कई बार बातों में उलझाकर बैंकिंग डिटेल, ओटीपी, आधार नंबर आदि पर्सनल जानकारियां मांग सकते हैं। इनसे बचा जा सकता है, आप सुरक्षित रह सकते हैं। पैसा भेजने से पहले परिवार या करीबी सदस्य को अपनी स्थिति के बारे में बताएं। कभी भी फ़ोन पर बैंक की डिटेल न बताएं, व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें, कॉल करने वाले की पहचान वेरीफाई करने का प्रयास करें, उससे ऐसे प्रश्न पूछें जो सिर्फ आपको ही पता है या बच्चे को ही पता है। जैसे आप कोड नंबर रख सकते हैं परिवार का, परिवार वालों को कोड नंबर बता सकते हैं। जब भी स्कैमर आपसे बात करें, पोते पोती को लेकर के बात करें, तब आप उनसे कोड नंबर पूछ सकते हैं और वो स्कैमर लड़खड़ा जाएगा, जबान लड़खड़ा जाएगी। अब हम अंतिम बात पर आते हैं कि आप स्वस्थ रहने के लिए मानसिक एवं शारीरिक ध्यान जरूर करें, और ध्यान करने के लिए आपके पास पर्याप्त वक्त है। क्या कर सकते हैं? ध्यान की कई विधियां, गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई विपश्यना, और आपको जब भी वक्त मिले, वक्त तो आपको मिल ही रहा है, किसी भी ध्यान शिविर में यानी विपश्यना केंद्र पर जाकर के विपश्यना कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर आप घर पर सुबह दोपहर शाम जब चाहें तब ध्यान में बैठ सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास खाली वक्त जिसे कहते हैं, खालीपन जिसे कहते हैं, वो नहीं रहेगा। आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे,
बल्कि आप आनापान करने लगेंगे, ध्यान में चले जाएंगे। और सांस जो सबसे आसान है, कहीं भी बैठे हो आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास करेंगे। आ रही जा रही सांस, और आप देखेंगे कि आ रही जा रही सांस पर ध्यान करना कितना मुश्किल हो जाता है। ध्यान तुरंत भाग जाता है, फिर मन को वापस लाया जाता है, वो विचारों में खो जाता है। इस तरह से एक तरह की आपको चुनौती मिलती है ध्यान में कि आपका मन कितना चंचल है। अब तक आप बहुत सारे काम ऐसे करते आए जो आपका मन जैसा कहता, मन जैसा सोचता, मन भटकाता। मन के भटकावे को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं मन की चालों को। मन की चाल को समझने के लिए विपश्यना ध्यान विधि आपके लिए कारगर हो सकती है। या जो भी आप ध्यान कर रहे हैं, आप विपश्यना वाली ध्यान, आनापान ध्यान जिसे कहते हैं, इसको बैठ करके शांति से, जब सब सोए हुए हो या आप अकेले हो, सीट पर बैठ सकते हैं, आलती पालती मार सकते हैं, आंख बंद करके सांस नाक से अंदर आ रही है और बाहर निकल रही है। इतना सा काम, लेकिन आप देखेंगे कि इतना सा काम कितना जटिल है। आप भी देखेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती है कि आप 2-4 सांस के बाद ही कोई न कोई विचार इस तरह से टपक जाता है और उसके साथ बहते चले जाते हैं, और कुछ मिनटों के बाद वापस लौटते हैं। तब पता चलता है कि आप तो ध्यान में थे, सांस देख रहे थे आती जाती, और आप अतीत में चले गए या भविष्य की योजना में चले गए। तो इस तरह से आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।